सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 28 के रिमेनिंग आर्टिकल्स। एक ही आर्टिकल है असल में डिस्कस करने वाला। जो सेकंड आर्टिकल है वो तो हम बहुत इजीली हम डिराइव कर सकते हैं पिछले आइडियाज़ को इस्तेमाल करके। हमारा टॉपिक है हॉल इफेक्ट। हमने क्रॉस फील्ड्स के लिए हॉल इफेक्ट कैलकुलेट करना है। वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि हमने क्रॉस फील्ड्स के लिए ये काम करना है, क्योंकि ये एक ट्रिवियल अजम्पशन है या एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि कि आप हॉल इफेक्ट वगैरह को या इस तरह के फिनोमेनास के लिए आपको क्रॉस फील्ड्स ही चाहिए होंगी, वरना एक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। और जब एक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें ये सोचना होगा कि फिर हम स्टार्ट कहाँ से लें। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डेफिनेटली कोई एक्विलिब्रियम पॉइंट ही होता है। बहरहाल ये कोई बहुत एक मुश्किल टॉपिक नहीं है। काफ़ी आसान टॉपिक है। मैं थोड़ी सी कुछ जगहों पर चीज़ें तब्दील करूँगा आपकी बुक से। उसको आप साथ साथ देख लीजिएगा। मैं यूजली यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर आपको डायरेक्शंस एलेबोरेट करूंगा एज कम्पेयर टू बुक के उन्होंने डिस्क्रिप्टिव वे में एलेबोरेट किया हुआ है। आपकी मर्जी, आप उसको चाहे जिस तरह से मर्जी समझें। पहले हम ये देख लेते हैं कि हॉल इफेक्ट होता क्या है और हम इसको स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि अगर आपके पास कोई वैक्यूम मौजूद है और आप उसके अंदर किसी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करवाएं तो वो बीम डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक एक कंटेनर मौजूद है, एक ट्यूब मौजूद है। आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की किस बीम को थ्रो करवा रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है। ज्यादा से सॉरी, डिफ्लेक्शन उससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन राइट की जगह लेफ्ट पर हो जाएगी या लेफ्ट पे होनी होगी तो राइट पे हो जाएगी। सो सो इस फिलहाल इस बात को फर्ज करने में हम इस बात को नहीं एज्यूम कर रहे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है। हम थोड़ी देर तक देखेंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे। बहरहाल आप किसी वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को करवाएं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट करवाएं और उनके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो होगी, सही ये डिफ्लेक्शन है। जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं कि इसका काम डिफ्लेक्ट करवाना है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कोई कॉपर की वायर हो और उस पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो क्या उनके अंदर भी डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी किसी ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अहम सवाल ये है कि क्या वो भी डिफ्लेक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे। इस फिनोमेना को, इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1879 में। एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, एडवन एच हॉल ने, उन्हीं के नाम पे इनको हॉल इफेक्ट कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था, ये देखना नहीं था कि इस एक्सपेरिमेंट से हम सिर्फ ये फ़ायदा नहीं उठा सकते कि किसी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, बल्कि इसके ज़रिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उनकी नेचर क्या है, कि आया वो पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं। और इसके अलावा हम काउंट भी कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये चीज़ आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि ये उस वक्त सारे काम हो रहे थे जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स मौजूद का तस्वुर नहीं था। उस वक्त तक एटम को लोग इंडिविजिबल एंटिटी समझते थे, तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ चार्जेस का कॉन्सेप्ट है कि चार्जेस मौजूद हैं। ऑल्दो ये टॉपिक करते वक्त हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ही बात करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। हम किसी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कंडक्टिंग चार्जेस भी फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि इसकी स्कीम क्या होगी हमारे पास। मैं कोशिश करूंगा कि सारा काम एक ही स्लाइड पे हो जाए, क्योंकि 2-3 इक्वेशंस हैं और वो आपस में काफ़ी इंटररिलेटेड होंगी, तो उससे आप लोगों को शायद समझने में ज़्यादा आसानी हो अगर हम एक ही पेज पे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। बहरहाल एज्यूम हमने ये करना है कि हमारे पास एक कॉपर वायर है। ये हमने ना एक कॉपर वायर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये उस कॉपर वायर का की विड्थ होगी, ये उस कॉपर वायर की लेंथ है। इसको मैं डी कह देता हूँ और इसको मैं एल कह देता हूँ।
इसके अंदर डेफिनेटली एक कंडक्टिंग वायर है। इसमें कुछ चीज़ें आपने हम एज्यूम कर रहे हैं वो इस तरीके से कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो टॉप टू बॉटम है। करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होगी, लिहाजा जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट करेंगे, वो आपके पास फिर बॉटम टू टॉप होगी। सो उसे भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ये चीज़ें साथ साथ, ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या क्या काम कर लिया था। सो करंट की जो डायरेक्शन है टॉप टू बॉटम, और इसकी जो डायरेक्शन है आपके पास बॉटम टू टॉप, हमने अब ये डायरेक्शन किस चीज़ की, बेसिकली ये नेगेटिव चार्जेस हैं जिनको आपने यहाँ पर थ्रो करवाया है, ये उनकी डायरेक्शन है, उन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। सो अब हम साथ ही ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। सो वो एक्सटर्नल, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ क्रॉसेस लगा देता हूँ। क्रॉस का मतलब है कि हम इस फील्ड को इनटू द प्लेन अप्लाई कर रहे हैं। सो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द प्लेन है। सो फिलहाल ये हमने अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं उनको हमने डिफाइन की है अपनी इस कंडक्टिंग रॉड के लिए। सो अब हम ये देखते हैं कि इस यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। सो हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है, हम एक एक सप्लीमेंट्री यहाँ पर काम करते हैं। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, सो हमने ये कहा है कि आपके पास जो वी डी का वेक्टर होगा ये है बॉटम से टॉप की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन है, अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो आई हैट, जे हैट और के हैट, सो ये मेरे पास बनेगा वी डी जे हैट, यानी कि हम अब पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली हमने मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द प्लेन लिए। सो इनटू द प्लेन जो हम ले रहे हैं वो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ, हम इसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। अब अपने एफ बी की डायरेक्शन कैलकुलेट करने की, ये चीज़ किसके बराबर होगी। आपको पता है कि असल में ये बराबर होती है क्यू वी क्रॉस बी के। आप क्यू को फिलहाल भूल जाएं, वी की डायरेक्शन जे है और इसका यूनिट वेक्टर के है। सो जे क्रॉस के आपको आई देगा। आई देने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन होगी राइट की तरफ। सो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उन पर, ये अगर ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी राइट की तरफ। लेकिन अब यहाँ पर एक और काम होगा, वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये मैग्नेटिक फील्ड तो इन इलेक्ट्रॉन्स को राइट की तरफ, इस एज की तरफ, इसको हम राइट कह देते हैं, इसको लेफ्ट कह देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले तो पूरी वायर में करंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, लेफ्ट साइड पर कम हो गई है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ चार्जेस कम हो गए हैं, राइट साइड पर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि अब यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अगर ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है। सो पोटेंशियल को हम वी कह देते हैं और इस चीज़ की डिस्टेंस हमने इसको डी कहा हुआ है। सो पोटेंशियल आपके पास बन गया
ED। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि अगर आपका पोटेंशियल सो हमें हमें इस बात का पता है कि अगर आपका पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट लग रहा हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट लगेगी या वाइस वर्सा होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, यानी कि ये सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन एक वक्त आएगा कि बहुत जल्दी ये इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगे। सो वहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। सो वेक्टर नोटेशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन इक्विलिब्रियम E is equal to E drifting speed VdB. So E is equal to VdB। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, शुरू में हमने बात की थी कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने में इंटरेस्टेड हैं। सो आपको याद होगा नंबर्स के लिए हमने एक रिलेशन हमने चैप्टर नंबर 26 में कैलकुलेट किया था। VD equals J over N E I, and number of charges E electron और सॉरी J over N E। J को हम लिख सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया के टर्म्स में, I over N E A। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। सो अब हमने सिर्फ इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके हम लोग N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा वी डी बी और डी डिस्टेंस। सो पुट इस सो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इक्वेशन 4 इंटू 3। सो वी डी इज इक्वल टू सॉरी 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 हमने इक्वेशन नंबर 3 को 4 में इंसर्ट करना है। हमने इक्वेशन नंबर 3 को 4 में इंसर्ट करना है। सो आपके पास पोटेंशियल निकल आएगा V इक्वल्स I ओवर N E A B D। आप एरिया को लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बी डी। सो कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल आ गया आपके पास B मल्टीप्लाई बाय I डिवाइडेड बाय N E L। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो आपके पास N का फॉर्मूला आ जाएगा बी आई ओवर वी एल ई। अब इस फार्मूले में हम देख सकते हैं कि सारी क्वांटिटीज़ नोन है, यानी कि हमें पता है कि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। करंट की वैल्यू हम मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज हम लोग वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर लेंगे, वायर की लेंथ हमें पता है, ई की वैल्यू भी नोन है। सो हम बहुत इजीली नंबर ऑफ चार्जेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ चार्जेस की कैलकुलेशन करते हैं हॉल इफेक्ट के ज़रिए। जिन केसेस में अच्छा, इसमें एक केस और ये है कि जिन केसेस में आपका कंडक्टर मूव करता है और अगर कंडक्टर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली कंडक्टर के मूव करने की स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि
ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी तो अराउंड मीटर पर सेकंड, अराउंड मिलीमीटर पर सेकंड होती है, जबकि कंडक्टर तो डेफिनेटली 1000 टाइम्स ज़्यादा रफ्तार से हरकत कर रहा होगा। सो वहाँ पर आप वी डी को वी से रिप्लेस कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वी डी बहुत नेग्लिजिबल है उसके मुकाबले में। सो ये रिजल्ट फिर भी सेम रहेंगे हमारे पास। ओके, सो ये हमारे पास हॉल इफेक्ट था। जो दूसरा रिजल्ट हमने डिराइव करना है उसे हम थोड़े से और डिफरेंट तरीके से करेंगे एज कम्पेयर टू बुक, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स नहीं करनी इस टॉपिक के अलावा। सो मैं यहाँ से अगेन कुछ चीज़ें स्किप कर दूंगा और हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितनी कि हमें हमें ज़रूरत है प्रॉब्लम्स करने के लिए। सो बेसिकली तो हमारे इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ये वही टॉपिक है जो आप लोगों ने एफएससी और ए लेवल्स में किया हुआ है। सो मैं इसकी बहुत कोई रिगरस किस्म की डेरिवेशन नहीं करूँगा, सिर्फ एक हेरिस्टिक अप्रोच यूज़ करूँगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर होता है। फॉरगेट अबाउट वेक्टर साइंस, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग के लिए हम यहाँ पर वी डी लगा लेते हैं। अच्छा, अब अगर तो जाहिर बात है कि किसी वायर में करंट मौजूद है तो उस करंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू आई टी और एस इज इक्वल टू वी टी न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक। सो कॉरिस्पॉन्डिंगली टी इज इक्वल टू एस बाई वी। सो मैं कह देता हूँ कि उस वायर की जो लेंथ है उसको हम डी का नाम दे देते हैं या उसको एल कह देते हैं। कैपिटल आपकी बुक में भी इसको मेरे ख्याल में कैपिटल एल लिखा हुआ है और इसको हम वी डी कह देते हैं। सो आई वी डी, सॉरी, आई एल ओवर वी डी। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एफ इज इक्वल टू आई एल बाई वी डी, वी डी बी। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी डी से कैंसिल हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा हमारे पास आई एल बी। सो इसे और ज़्यादा इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम साथ में लगा देते हैं आई एल क्रॉस बी। सो हमें फ़िलहाल इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर इसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आता है। ऑल्दो इसकी डिबेट आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अगले टॉपिक्स नहीं करने। सो हमें सिर्फ इस फार्मूला की ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस में हम छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, तो जिस तरह हम गॉस लॉ में एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे थे। सो जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हम इंटीग्रेशन लाइन के ऊपर करते हैं एज कम्पेयर टू एरिया। सो अगर मैं इसको डी एफ बी लिखूँ सो मुझे फिर ये लिखना होगा आई डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ क्रॉस बी। सो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस फार्मूले को भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार हम किसी करंट कैरिंग वायर के लिए ये दो रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। सो इस चैप्टर में हमने यही कुछ करना था। हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, सो उसे हम प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू।